नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, नागरिकों को कितने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं और इसका जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो कहाँ पे मिलता है, तो इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में मिलता है इसका उल्लेख। और भारत के विषय में बात करें तो भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें शामिल करने की बात की गई थी। कब की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा जो है ये बात कहा गया था कि मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में शामिल किए जाएँ। ये पॉइंट जो है पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट के द्वारा कहा गया था कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाए, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए बात करते हैं आगे। बात करें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान में जो उल्लेख मिलता है वो भाग 3 में मिलता है। और आर्टिकल कौन सा संबंधित है, तो 12 से 35 संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछा जाता है, यही पॉइंट पहले तो पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकारों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। इसको जो है मूल अधिकार जो है भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। बीपीएससी 1994 में, 2000 में, यूपीपीसीएस 1998 में प्रश्न ये पूछा गया था। बात करें इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से संबंधित हैं, तो अमेरिका के संविधान से संबंधित है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, वो भी अमेरिका से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में कितने मूल अधिकार जो हैं नागरिकों को प्राप्त थे। पहले कितने थे, तो पहले बात करें तो पहले कितने थे, तो 7 थे। अब लेकिन वर्तमान में बात करें तो 6 जो है मूल अधिकार हैं, याद रखिए 6 मूल अधिकार हैं। तो कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद जो है 14 से 18 संबंधित है। फिर दूसरा जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो है 19 से 22 संबंधित है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये जो है 23 से 24 संबंधित है अनुच्छेद। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। फिर आता है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये जो है 29 से 30 संबंधित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 संबंधित है। तो इतने 6 जो है मूल अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं नागरिकों को। पहले कितने थे, 7 थे, लेकिन अब जो है 6। अभी आगे बात करेंगे, 7वां मूल अधिकार था उसको कहाँ रखा गया, आगे बात करेंगे। आइए एक करके विस्तार से बात कर लेते हैं इसमें। तो पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। अब यहाँ पे आपको इसी शब्द से पता चल रहा होगा, समानता मतलब सब में समान भाव और समान चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो समानता का अधिकार होगा। तो इसमें बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 में ये बताया गया विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी को समान कानून मिलना चाहिए, ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। किसी व्यक्ति को जो है विधि के समक्ष जो समानता होती है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। जैसा कानून एक आम आदमी को मिले, वैसे ही कोई अमीर हो उसको भी वैसे ही जो कानून बना है उसके लिए, तो सबको न्याय एक रूप में मिले, ये बताया गया अनुच्छेद 14 में। आगे बात करते हैं। एक नोट है, विधि के समक्ष समानता का मूल जो विचार है वो ब्रिटिश मूल का है, लेकिन अगर बात करें विधियों के समान संरक्षण, ये जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 16 में जो है लोक सेवाओं में, अनुच्छेद 16 में जो बताया गया लोक सेवाओं में अफसर की समानता, ये IAS 2002 में और EPRO में जो पूछा गया 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 16 में जो कहा है, तो अनुच्छेद 16 में जो है लोक सेवाओं में अफसर की समानता, तो इसमें अफसर की समानता बताई गई है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है, जैसे जो OBC है, SC ST के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण है, तो आरक्षण ये प्रावधान जो है अनुच्छेद जो 15(4) है और अनुच्छेद 16(4) है, इसमें प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 16 जो 4 है उसमें आरक्षण का शब्द जो है, आरक्षण है मतलब रिजर्वेशन, हालांकि जब यहाँ पे बोल दिया है अफसर की समानता, तो यहाँ पे सबको अफसर मिलने चाहिए, सबको समान, लेकिन उन्होंने फिर अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है, 16(4) में ये कहा गया है कि आरक्षण जो शब्द है वो उल्लंघन नहीं करता मूल अधिकारों का। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे बताया कि जो आरक्षण है जो ST ST को
और ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है वो उल्लंघन नहीं करता है मूल अधिकारों का। फिर अनुच्छेद 17 में जो है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई। MPPCS 1997 में प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। फिर अनुच्छेद 18 में बात करें तो उपाधियों का अंत बात की गई है अनुच्छेद 18 में। ये भी पॉइंट ऐसी बाकायदा पूछा जाता है, पूछ लेता है कि उपाधियों का अंत किस में प्रदान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 18 में बताया गया। IAS 2002 में पूछा गया, UP ROAR 2014 में प्रश्न पूछा गया था। आइए आगे बात करते हैं। दूसरा जो अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार बात करते हैं, फ्रीडम राइट्स। तो इसमें जो है अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद 19 से 22 संबंधित है। अब अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है, 100 में 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अभी यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये पॉइंट पूछा गया था। तो अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 19 जो है इसमें वाक स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की बात की गई है। अब इसके जो अनुच्छेद 19 है इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 के तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है, आइए बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) का में बताया गया है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी अपने भाषण दे सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कोई बात नहीं करेगा, तुम ये नहीं बोल सकते हो, वो नहीं बोल सकते हो, वो उसको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) खा। तो इसमें जो है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के वो सम्मेलन कर सकता है, तो ये स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) खा में, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) गा। तो इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी समिति बना सकता है, अपना ग्रुप बना सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) घा में। तो इसमें जो है भारत का जितना भी क्षेत्रफल है वो कहीं भी घूम सकता है, उसको कोई बात नहीं करेगा, मतलब इस राज्य में नहीं जा सकते, उस राज्य में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी भारत में घूम सकता है। आगे बात करते हैं वो जितना भी भारत का क्षेत्रफल है वो कहीं भी अपने मकान बना सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है, वो कहीं भी रह सकता है। फिर आगे बात करते हैं कोई भी व्यक्ति जो है उसको ये स्वतंत्रता प्रदान है कि वो कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकता है, उसको कोई बात नहीं करेगा। जैसे कि अभी अगर बात करें कोई की दुकान चल रही है बढ़िया और कोई अदर व्यक्ति उसी के पास खोलना चाहता है दुकान उसी कैटेगरी में, तो वो जो दूसरा व्यक्ति जो चला रहा है वो मना नहीं कर सकता कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबको स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 19 के तहत कि वो व्यवसाय कर सकता है और कहीं भी व्यवसाय कर सकता है। आगे बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन अब कितने बचे, 6 बचे। जो संपत्ति का अधिकार था वो उसको हटाकर कहाँ कर दिया गया है, वो कानूनी अधिकार मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 300A में रखा गया। अनुच्छेद 300A में पहले किस में था, तो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब इसको रखा गया अनुच्छेद 300A में रखा गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार। वैसे 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार विधिक अधिकार बना दिया गया है। आगे बात करते हैं जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19(1) का में है, लेकिन इसी में जो है इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब वाक स्वतंत्रता है तो प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कहाँ पे मिलता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 19(6) में। तो इसमें जो है व्यवसाय व्यापार उद्योग के लिए जो है राज्य द्वारा गतिविधियों पर विशेषाधिकार भी लगाया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फिर अनुच्छेद आता है 20। तो अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब यहाँ पे यही प्रश्न पूछा जाता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद जो है वो 20 है। अब इसमें जो है 3 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख ऐसे किया गया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने दोष किया हो 10 साल पहले, जो मतलब अपराध किया हो 10 साल पहले और उस समय वो अपराध का कोई भी कानून नहीं था, वो अपराध नहीं था उस समय 10 साल पहले, लेकिन आज वो 10 साल बाद जो है वो अपराध है, तो उसको जो है दोषी नहीं माना जाएगा। जब उसने 10 साल पहले किया था अपराध और वो आज जो है अपराध माना जाता है, वो 10 साल पहले अपराध नहीं था, तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। ये याद रखिए, यह पॉइंट 1 में कहा गया है।
अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और जो अपराध किया है उसके लिए कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय संविधान में, उसके अलावा अगर वो कोई दंड करता है तो उसके लिए स्वतंत्रता है, वो दंडित नहीं कर सकता है। वो अपने मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि अपने अधिकारों के लिए कि मैंने जो अपराध किया है उससे अलावा भी उसको दंड दिया जा रहा है, तो वो अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए जा सकता है, कोई भी नागरिक, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20 है, उसके तहत जो तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि जो अपराध किया है जिस व्यक्ति ने, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। ये पॉइंट जो तीसरे में ये कहा गया कि एक बार अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट जो थे अनुच्छेद 20 के तहत बताए गए थे। आगे बात करते हैं, फिर आता है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 तो बाकायदा ऐसे ही पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये यूपीपीसीएस 2003 में 2004 में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 21 में बताया गया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, फिर इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जो है निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई। जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत कुछ निम्नलिखित जो है अधिकार दिए गए। कौन कौन से, तो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। फिर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, फिर जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 21 के तहत। तो याद रखिए वो अपना स्वच्छ पर्यावरण में, और ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ये पूछ लिया जाता है स्वच्छ पर्यावरण की बात जो है कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो ये जो है अनुच्छेद 21 में की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फिर आता है अनुच्छेद 21 का सबसे महत्वपूर्ण 100 में 100% प्रश्न पूछे जाता है। इसमें जो है शिक्षा का अधिकार बताया गया है। शिक्षा का अधिकार ये बताया गया है कि राज्य द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की जो है बात की गई है अनुच्छेद 21 का में। अब इसमें बात जो की गई है, एक 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, कौन सा, तो 2002 का है। इसमें जो है अनुच्छेद 21 का के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये जो है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में पूछा जाता है और कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। यूपीपीसीएस 2006 में प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के अधिकार प्राप्त। तो इसमें जो है कैसे अधिकार प्राप्त है आइए बात कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट दिया है, उसे गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद कारण बताया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कोई पुलिस आई वो तुमको पकड़ ले गई, तो ऐसा नहीं है, उसको जो है मतलब पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उसको कारण बताना पड़ेगा। मतलब किस लिए मतलब गिरफ्तार कर रहे हो मुझे बताओ। अगर उसने गिरफ्तार भी किया है तो 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश करना उसको अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा जो गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तार जिसको किया है उसको। फिर आगे बात करते हैं, उपयुक्त सीमा में उसे जमानत और हिरासत के लिए आदेशित किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो 24 घंटे में पेश भी कर दिया मजिस्ट्रेट के पास और उसको जो है सूचना दी जाएगी जमानत करा लो, तो ये जो है आदेशित किया जाएगा उस व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार किया है। आगे बात करते हैं, फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब यहाँ पे शोषण आप समझ ही रहे होंगे, शोषण, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 23 है इसके तहत जो है मानव के दुर्व्यवहार, बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। तो इसमें जो है बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। IAS 2017 में प्रश्न पूछा गया था। फिर अनुच्छेद 24 है, तो अनुच्छेद 24 के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं किसी कारखाने में या कहीं भी काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये जो है वो भारतीय संविधान में ही कहा गया है। लेकिन अगर आप स्टेशन जाएंगे या कहीं पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं और जो बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पे काम करते हुए मिलेंगे, और आप स्टेशन पे जाएंगे तो चाय बेचते हुए, कहीं कुछ भी करते हुए मिलेंगे। तो ये हालांकि ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से कम फॉलो हो रहा है इसको। आगे बात करते हैं, फिर आता है अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 25 में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 25 के तहत अगर देखा जाए, अंतःकरण की और धर्म के बाद रूप में मानने,
आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने धर्म की प्रचार कर सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। मतलब किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो, वो कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म की प्रचार कर सकता है। ये जो है 2001 में प्रश्न पूछा गया था। फिर अनुच्छेद 26 है, तो अनुच्छेद 26 के तहत अगर देखा जाए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यूपी लोअर सब 2009 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 27 आता है, तो अनुच्छेद 27 के तहत जो है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संग्रह से स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 28 के तहत जो है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब यहाँ पे एक नोट ये दिया है, इसमें ये बताया गया कृपाण धारण, मतलब जो सरदार लोग होते हैं वो तलवार वगैरह लगाए होते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि वो जो है सिख धर्म के मानने वाले हैं। मतलब जैसा रूप होगा वैसा उसको पता चलता है। जो सरदार लोग अपनी तलवार वगैरह लगाते हैं तो उसमें ये उनसे ये पता चलता है वो सिख धर्म के मानने वाले हैं। इस तरीके से ये बताया गया है। आगे बात करते हैं संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, वो अनुच्छेद 29 से 30 संबंधित है। आइए बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। किसमें, तो अनुच्छेद 29 में। ये यूपी आरओ 2016 में प्रश्न पूछा गया था। फिर अनुच्छेद 30 में क्या बताया, तो अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें जो है एक में अनुच्छेद 29 में ये बताया गया है, क्या बताया गया है, तो उनके हितों, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण करना है। दूसरे में ये बताया गया, तो अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक के वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करना, प्रशासन का प्रावधान करना, ये जो है उनके लिए स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में बताया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा कहा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों में परिवर्तित कराने हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिटें निर्देशन आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब इसमें जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत जो है 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं 5 प्रकार की कौन सी रिटें हैं। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि जब न्यायालय द्वारा ये रिट तब जारी की जाती है, कोई भी व्यक्ति है उसको अवैध रूप से जो है बंदी बनाया गया, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ये यूपी विषय 2015 में प्रश्न पूछा गया था। और दूसरा जो आता है रिट परमादेश। परमादेश तब जारी होता है कोई पदाधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, निर्वहन नहीं करता है, तो उसके लिए जारी की जाती है परमादेश, याद रखिएगा। फिर आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो उनके लिए नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, अगर वो अपने अधिकार से बाहर कार्य करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं, तो उनके लिए जारी होता है, याद रखिएगा। फिर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय होते हैं और जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसमें जो केस पड़े होते हैं, जो पेंडिंग केस पड़े होते हैं, उसके लिए रिट जारी की जाती है कि मेरे पास जो मुकदमे हैं वो मेरे पास भेजो। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहता है जो अधीनस्थ न्यायालय से, याद रखिएगा। चंडीगढ़ 2016 में प्रश्न पूछा गया था। फिर आता है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा तब होता है जब कोई व्यक्ति जो है गैर कानूनी रूप से जो है कोई सरकारी पद जो है धारण करता है, तब ये रिट जारी की जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है संविधान की आत्मा कहा है। और ये यूपी से 2004 में प्रश्न पूछा गया था, पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को कहा है, तो ये जो है अनुच्छेद 32 को कहा है। इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल इसकी प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में है। अब जो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है उसको छोड़कर जो है निलंबित किए जा सकते हैं। उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद जो 20 है और अनुच्छेद 21 है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। ये यूपी से 2015 में प्रश्न पूछा गया था। और ये शक्ति किसको प्रदान है, तो राष्ट्रपति को प्रदान है। और ये अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, याद रखिए। यह अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है
अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, जो मूल अधिकार हैं, और बाकी जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं मूल अधिकार, याद रखिएगा। आता है केशवानंद भारती वाद, जो 1973 का है। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है, अर्थात संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ये जो है कौन सा वाद है, तो केशवानंद भारती वाद 1973 का। तो इसमें जो है संसद जो है मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार जो है बाध्य होते हैं और इनको लागू करने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है कोई भी नागरिक, याद रखिएगा। एमपीपी से 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे मूल अधिकारों के बारे में, अगर पॉलिटी से प्रश्न बनता है तो मूल अधिकारों से प्रश्न, फंडामेंटल राइट्स से प्रश्न 100 में 100% पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद जो 19 है और अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 18 है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिए। और एक शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का के तहत पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से ज्वाइन करिए, आपको निःशुल्क पीडीएफ दी जाएगी। और आप अगर इसकी प्रश्नोत्तरी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।